हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो कि किस में बताई हुई है, इनकम टैक्स एक्ट में। कौन सा है हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, सबसे पहले जो हम डेफिनेशन करेंगे वो है इनकम की। वैसे तो इनकम के बारे में मीनिंग तो बताया नहीं हुआ इनकम टैक्स एक्ट में, लेकिन ये बताया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होंगी। तो कौन कौन सी होंगी, जैसे प्रॉफिट है, गेन है, डिविडेंड है, कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म का, शॉर्ट टर्म का, सैलरी है, सैलरी के साथ जो जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो, विनिंग फ्रॉम लॉटरी या रेस फोर्स, इन सब से होने वाली इनकम, बिजनेस एंड प्रोफेशन से होने वाली इनकम एक्सेट्रा। मतलब इस ऐसी जो होने वाली इनकम है वो सारी किसके अंदर इंक्लूड होती है, इनकम में। उसके बाद हम करेंगे कैजुअल इनकम क्या होती है। ठीक है, कैजुअल इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो नॉन रेकरिंग नेचर की होती है। नॉन रेकरिंग का मतलब क्या है कि नॉन रिपीटिंग नेचर, बार बार ना होने वाली इनकम, या फिर हम ये कह सकते हैं एक्सीडेंटल इनकम। ठीक है, तो कैजुअल इनकम क्या हुई, वो इनकम जो नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग नेचर की होती है वो होती है हमारी कैजुअल इनकम। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी। अब देखो, लॉटरी बार बार तो नहीं लगती, तो ये कौन सी हमारी कैजुअल इनकम, यानी कि बार बार ना होने वाली इनकम। उसके बाद क्रॉसवर्ड पजल हो गई, कार्ड गेम होगी, बैटिंग गैम्बलिंग होगी, रेस होगी जैसे हॉर्स रेस होगी। ठीक है, टीवी गेम शो हो गया जैसे केबीसी। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये कंफर्म नहीं है कि इनकम होगी या नहीं होगी, और बार बार भी ये इनकम नहीं होती, तो इसलिए इन सब इनकम को क्या बोला जाता है, कैजुअल इनकम। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी इनकम है जो कि कैजुअल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होंगी। सबसे पहली आ जाएगी बिजनेस एंड प्रोफेशन से होने वाली इनकम, वो हमारी कैजुअल इनकम नहीं होती। मतलब वो तो हमारी क्या होती है, रिपीटिंग नेचर की इनकम होती है। या फिर बोनस है, परक्यूजिट एम्प्लॉयर से मिले। परक्यूजिट का मतलब क्या होता है कि वो सारी बेनिफिट जो हमें कैश में ना मिलकर काइंड में मिले हैं। जैसे कि एम्प्लॉयर ने हमें क्या दे दिया, घर दे दिया रहने के लिए, या कार दे दी, तो ये सारी चीज़ें ये हमें कैश में तो नहीं मिल रहा, तो ये क्या होते हैं, परक्यूजिट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट, क्लाइंट से कोई गिफ्ट मिला है, या रिलेटिव से होने वाली इनकम तो इनकम होती ही नहीं है। ठीक है, कैपिटल गेन है। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, हमारी वो इनकम जो कि कैजुअल इनकम नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोविज़न्स की। ठीक है, कि कैजुअल इनकम से रिलेटेड कौन कौन से प्रोविज़न होते हैं हमारे। सबसे पहले अगर प्रोविज़न की हम बात करें तो वो है एक्सपेंसेस आर नॉट डिडक्टिबल। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो लॉटरी से हमने ना क्या जीते, 50,000 पे जीते। ठीक है, तो एक्सपेंसेस, अब लॉटरी ख़रीदने में भी तो खर्चा आएगा, तो वो जो एक्सपेंसेस है वो डिडक्टिबल नहीं होंगे। मतलब टैक्स तो किस पे लगेगा, 50,000 पे लगेगा, उसमें से जो एक्सपेंसेस है वो लेस नहीं होंगे। ठीक है, दूसरी बात है सेट ऑफ लॉसेस आर नॉट परमिटेड। मतलब कि जो लॉस है उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। इसका मतलब क्या है, मान लो जैसे हमने ऊपर बात की थी कि यही होती है ना कैजुअल इनकम। एक से तो हमें क्या हो गया, जैसे कार्ड गेम से हमें क्या हो गया, मान लो प्रॉफिट हो गया 10,000 का। ठीक है, इससे हमें क्या हो गया, लॉस हो गया 5,000 का। तो हम ये नहीं कह सकते कि 10,000 का प्रॉफिट हुआ है तो 5,000 का लॉस, हमारी इनकम तो 5,000 हुई टोटल। नहीं, हमने टैक्स किस पे करना है, 10,000 पे। इस लॉस को हम यहाँ से सेट ऑफ नहीं कर सकते, इसकी क्षतिपूर्ति यहाँ से नहीं होगी, सीधा 10,000 के ऊपर ही टैक्स लगेगा। अगली बात हम करेंगे टीडीएस की, मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, इसके ऊपर जो कैजुअल इनकम है हमारी, उसके ऊपर कितना टैक्स डिडक्टेड होगा, 30%। ठीक है, टैक्स रेट हमारी यहाँ पर है 30%। अगला जो पॉइंट है वो हम करेंगे ग्रोस टोटल इनकम, यानी कि शॉर्ट में हम बोल देते हैं जीटीआई। ठीक है, ग्रोस टोटल इनकम क्या होती है कि जो हमारी सारी इनकम है उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो वो 5 कैटेगरी कौन कौन सी है। सबसे पहली कैटेगरी है हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है,
जो सैलरी से या उससे रिलेटेड जो इनकम होती है वो किस में आ जाती है, इस हेड में आ जाएगी। सेकंड जो हमारी इनकम होती है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे रेंट वगैरह मिलता है तो उससे रिलेटेड जो इनकम है वो इसमें आ जाएगी। थर्ड जो हमारी इनकम है वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। जो बिजनेस या प्रोफेशन से होने वाली इनकम है वो इस हेड के अंदर आती है, कैलकुलेट की जाएगी। अगली जो हमारी होती है वो होती है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, जो दो टाइप के होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। जो हमारी लास्ट इनकम आती है वो होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके अंदर वो सारी इनकम आती है जो कि शुरू के 4 हेड में इंक्लूड नहीं होती, वो किसके अंदर आ जाएगी, 5वें हेड के अंदर, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है, इससे अगला टॉपिक जो है वो हम करेंगे पर्सन। पर्सन का मतलब क्या होता है इनकम टैक्स एक्ट में। ठीक है, सबसे पहले को क्या क्या चीज़ इंक्लूड होएगी पर्सन में। पहले आएगा इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में क्या क्या आता है, मतलब नेचुरल पर्सन जैसे कि मेल, फीमेल या माइनर। ठीक है, और क्या आएगा इसके अंदर, HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और आएगी इसके अंदर कंपनी, फर्म, फर्म का मतलब कौन सी फर्म, पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, उसके अलावा क्या आता है इसके अंदर, AOP, BOI। AOP का मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जब जैसे 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिलकर क्या करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं इनकम के लिए, इनकम अर्न करने के लिए। ठीक है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब यहाँ तो पर्सन वर्ड का यूज़र है, पर्सन मतलब वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, HUF भी और कंपनी भी। BOI में इंडिविजुअल मतलब सिर्फ किसका होगा, एसोसिएशन इंडिविजुअल का। ठीक है, उसके बाद बात आती है और क्या क्या चीज़ होंगी, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी कौन सी होती है, जैसे म्यूनिसिपैलिटी होती है। और उसके बाद क्या बात आएगी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। जैसे कि क्या होगी, हमारी यूनिवर्सिटी होगी तो वो क्या होती है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये सारी जो हमने बात की है किसके अंदर आते हैं, पर्सन के अंदर आ जाएंगे। अगला पॉइंट जो हम करेंगे वो करेंगे असेसी की। असेसी क्या होता है, ठीक है, असेसी का मतलब जो भी जिसकी भी टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, जिसे टैक्स पे करना पड़ता है, वो क्या होता है हमारा असेसी। एग्जम्पशन लिमिट हमने बात की थी ना, जैसे इंडिविजुअल जिसकी एज 60 से कम है तो एग्जम्पशन लिमिट कितनी होती है, 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख से ज़्यादा होने पर टैक्स लगेगा। तो असेसी के अंदर कौन कौन आएगा, हर एक वो पर्सन जो टैक्स पे करने के लिए लायबल है। ठीक है, या फिर टैक्स के अलावा इंटरेस्ट पे करने के लिए लायबल है, भाई टाइम पे टैक्स नहीं पे किया तो क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। या पेनल्टी पे करने के लिए लायबल है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो किए उसने, ठीक है, तब क्या पे करनी पड़ती है, पेनल्टी पे करनी पड़ती है। ठीक है, या उसके लिए कोई रिफंड ड्यू है तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा असेसी हो जाएगा। अगला पॉइंट हम करेंगे असेसी इन डिफ़ॉल्ट। ठीक है, असेसी इन डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है, मिस्टेक। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा कि अगर कोई पर्सन जिसको कह रखा है कि कोई भी ड्यूटी परफॉर्म करनी है और उसने वो ड्यूटी क्या है पूरी नहीं की, तो वो क्या कहलाएगा, असेसी इन डिफ़ॉल्ट। मान लिया कि एक एम्प्लॉयर है, उसको ये डायरेक्शन मिले हुए है कि उसने TDS काटने के बाद, मतलब टैक्स काटने के बाद पेमेंट करनी है एम्प्लॉय को। ठीक है, एम्प्लॉय को कब पेमेंट करनी है, जब उसका टैक्स काट लिया जाएगा। ठीक है, उसने, और फिर उसके बाद कहाँ जमा कराना होता है, गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। तो अगर मान लो एम्प्लॉयर ने क्या किया, टैक्स बिना टैक्स काटे ही क्या कर दी, पेमेंट कर दी, तो फिर वो क्या माना जाएगा, असेसी इन डिफ़ॉल्ट। या मान लो कि टैक्स तो काट लिया लेकिन गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं कराया, तो भी क्या कहलाएगा, वो असेसी इन डिफ़ॉल्ट, मतलब उसने क्या करी है, गलती करी है। ठीक है, उसके बाद अगली बात हम करेंगे डीम्ड असेसी। डीम्ड का मतलब क्या होता है, माना हुआ। ठीक है, या एज्यूम्ड बोल सकते हैं हम। ठीक है, ये वो असेसी है जो कि एक्चुअल असेसी नहीं है लेकिन एज्यूम्ड है, या उसे ट्रीट किया जा रहा है असेसी के तौर पे। ऐसा कब किया जाएगा, एक पर्सन है मान लो मिस्टर A, ठीक है,
उसने क्या है टैक्स पे करना है, लेकिन क्या हो गया वो उसकी डेथ हो गई। तो डेथ होगी तो कौन पे करेगा टैक्स? उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, मतलब उत्तराधिकारी जो होगा वो क्या पे करेगा? टैक्स। तो अब टैक्स कौन पे करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ये क्या माना जाएगा? हमारा डीम्ड एसेसी। ठीक है। उसके बाद अगली बात हम करेंगे प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस साल इनकम कमाई जाती है, वो हमारा कौन सा ईयर कहलाता है? प्रीवियस ईयर कहलाता है। अब हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? 2019-20। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर वैसे तो जनरली 12 महीनों का ही होता है, ठीक है, लेकिन इससे कम भी हो सकता है। जैसे हमारा वैसे तो प्रीवियस ईयर हम ये कहेंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है, लेकिन अब मान लो कोई नया किसी ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, उसने शुरू किया 1 जून को, तो उसके लिए जो हमारा प्रीवियस ईयर है वो क्या होगा? 1 जून 2019 से 31 मार्च 2020 तक। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर ये बन जाएगा। अब लास्ट बात हम करेंगे असेसमेंट ईयर की। असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। मतलब कमाई तो हमने कब है? प्रीवियस ईयर में, उसके ऊपर टैक्स जिस ईयर लगता है उसे बोलते हैं असेसमेंट ईयर। मतलब उसकी इनकम की असेसमेंट की जा रही है ताकि उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जा सके। तो हमारा प्रीवियस ईयर 2019-20 है, तो उसके अकॉर्डिंग अगला साल कौन सा बना? 2020-21। तो हमारा क्या हुआ? असेसमेंट ईयर क्या कहलाएगा? 2020-21। थैंक यू।